नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर अभय दुबे और प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है। अ, एक एक मतलब हम लोग आज प्रोग्राम की शुरुआत उसके बिना ठीक नहीं रहेगा। एक खराब खबर के साथ कि अजीत पवार साहब का जो देहांत हुआ उस पे बड़े प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और प्रश्न चिन्ह के स्वाभाविक भी है कि बहुत से लोग अब उस पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने खड़ा किया है। दूसरी तरफ शरद पवार साहब ने कहा है कि भाई इस पे कोई इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। हालांकि लोग उस पर भी प्रश्न कर रहे हैं कि अभी जब फाइंडिंग नहीं आई है, जांच नहीं पूरी हुई है, तो ये शरद पवार साहब को कहने की क्या जरूरत थी। तो पहली बात तो उससे शुरू करके, और ये तय हो गया है कि अब उनकी पत्नी जो है सुनेत्रा जी, वही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लड़का राज्यसभा जाएगा। और जो देवेंद्र फडणवीस का स्टेटमेंट अभी है, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो उन्होंने ये कहा है कि ये अजीत पवार साहब का परिवार तय करेगा कि क्या होगा। उन्होंने परिवार नहीं, उन्होंने पवार साहब फैमिली नहीं कहा, उन्होंने कहा था फैमिली ऑफ अजीत पवार विल डिसाइड। तो वो बिल्कुल डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि ये पवार एज अ होल नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ अजीत पवार को ले रहे हैं, और ये डिस्टिंक्शन साफ है। तो मैं सारे उस पर पहली चीज जो जो घटना दुर्घटना हुई उस पर जो लोगों के प्रश्न चिन्ह है, और दूसरी बात जो सक्सेशन बोल लीजिए, हालांकि सक्सेशन अच्छा शब्द नहीं है लोकतंत्र में, लेकिन वस्तुतः होता तो वही है कि फिर पत्नी अगर आ रही तो अबे भाई। देखिए, जो दुर्घटना के ऊपर जो सवाल उठाए गए हैं, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है और दूसरे लोगों ने सवाल उठाया है, मैं भी उस सवाल के साथ में हूं। मेरा मानना है कि भारत में हवाई दुर्घटनाएं और कार की दुर्घटनाओं में कई राजनेता अपने प्राण खो चुके हैं और बड़े बड़े महत्वपूर्ण राजनेता प्राण अपने खो चुके हैं, और उससे राजनीति बदल जाती है। उनकी आकस्मिक डेथ, मृत्यु से क्या होता है, राजनीति बदल जाती है। आपको याद होगा गोपीनाथ मुंडे दिल्ली में अचानक एक कार क्रैश में मर गए, कार क्रैश में उनका देहांत हो गया। राजेश पायलट आप समझ सकते हैं, माधवराव सिंधिया समझ सकते हैं, संजय गांधी, मतलब ये इस तरह की जो दुर्घटनाएं हुई। मैं हत्याओं की तरफ बात नहीं कर रहा हूँ, राजीव गांधी की हत्या हो गई, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उनसे तो बहुत बड़ा असर पड़ा ही। हाँ, नहीं, दीनदयाल उपाध्याय सबसे बड़ा, दीनदयाल उपाध्याय, हरेन पांड्या, ये भारत में बहुत हुई है ये घटनाएं। इसलिए जब भी इस तरह की कोई नई घटना होती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि भाई इसकी जांच करा ली जाए। अच्छा, पता नहीं, जब से ये सरकार आई है तो 11 साल हो गए हैं, ये सरकार जांच कराने में न केवल कंजूस है बल्कि जांच कराने को तैयारी नहीं होती है किसी चीज की जी, और पूरी कोशिश करती है कि जांच न करानी पड़े। और अगर जांच रिपोर्ट आ भी जाए तो उस रिपोर्ट को जारी नहीं करेगी। ये आयोगों की रिपोर्ट नहीं जारी, आयोग भी जांच होती है, मतलब हर तरह की जांच कराने में ये सरकार बहुत कंजूस है। और मुझे आश्चर्य होता है इसमें कंजूसी की बात क्या है। इसमें कंजूसी की कोई बात नहीं है। जो कंजूस होती है इसलिए और ज्यादा शक गहराता है कि भाई इस जांच करने में आनाकानी क्यों की जा रही है। खुल के कहना चाहिए निकलकर मंत्री को, नागरिक उड्डयन मंत्री को। मैंने जो राम मोहन राव जो है नागरिक उड्डयन मंत्री, जब वो अजीत पवार को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि वो तेलुगु भाषी हैं, बड़ी सुंदर और संतुलित हिंदी में और काफी बुद्धिमानी पूर्ण तरीके से वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। उसमें संवेदना भी थी और उसमें एक मंत्री के तौर पर वो सब कुछ था उसके अंदर। काफी मुझे उनका एक वक्तव्य जो बिना पढ़े हुए दे रहे थे, मुझे लगा काफी इस लिहाज से सक्षम व्यक्ति होंगे वो। पहली बार मैंने उनको इस तरीके से बोलते हुए सुना, संसद में बोलते हुए सुना, एयर इंडिया की दुर्घटना के ऊपर बोलते हुए सुना, और बाद में इंडिगो वाले प्रकरण के ऊपर बोलते हुए सुना। वो तो ज्यादा प्रभावी नहीं था, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अब आप देखिए, उन्हीं को कह देना चाहिए था कि भाई हम इसकी जांच करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं कहेगा तो कौन कहेगा इसकी जांच। तो पहली बात तो यह है कि मैं पब्लिक इंडिया के मंच पर ये आवाज बुलंदी के साथ करना चाहता हूं कि इस दुर्घटना की जांच होनी चाहिए। और इस एयरलाइन, इस तरह के चार्टर्ड जेट उड़ाने वाली कंपनी है, उसके मालिक का जो मैंने वक्तव्य देखा था, वो तो मुझे उसमें काफी घपला लग रहा था उनके वक्तव्य में। जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो बातें करना उनके लिए उचित नहीं था।
उनको भी आगे बढ़ के जांच वगैरह करने की बात करनी चाहिए थी। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस का सवाल है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अभी तैयार हो गई है कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। वो ये भी तैयार हो गई है कि उनके बेटे को राज्यसभा भेज दिया जाएगा। और अभी फिलहाल भाजपा की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं लग रही है कि अजित पवार के जो 40 विधायक हैं उनके एक बड़े हिस्से को हड़प लिया जाए। देखिए, जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। स्थिति राष्ट्रवादी कांग्रेस में वही है जो कि ललन सिंह की जनता दल यूनाइटेड बिहार में स्थिति है। मैं दोनों की तुलना कर रहा हूं, एक ही है। वो भाजपा के एजेंट की तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस में काम करते हैं। शरद पवार उनसे मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शरद पवार उनको अब पहले वाली निगाह से देखते होंगे। अच्छा, अब 3 विकल्प हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के सामने। पहला विकल्प ये है कि वो स्वतंत्र रूप से सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में या अजित पवार के किसी बेटे के नेतृत्व में अपनी पार्टी जैसे चल रही थी उसी तरीके से चलाते रहे। दूसरा विकल्प उनके सामने यह है कि वो सब शरद पवार के अंदर शरद पवार के साथ चले जाएं और दोबारा मर्जर कर लें, दोबारा विलय कर जाएं उनके अंदर, राष्ट्रवादी कांग्रेस दोबारा स्थापित हो जाए, एकजुट हो जाए। तीसरा यह है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के विशाल छाते के नीचे जाके खड़े हो जाएं। तीसरा ये है। तो इसमें जो पहला वाला विकल्प है अभी लग रहा है कि वो अपनाया गया है, लेकिन बाकी कोई और भी विकल्प कभी भी प्रकट हो सकता है। और मैं मानता हूं कि 6 महीने रुक जाइए, केवल 6 महीने। 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वो डिजाइनें सामने आ जाएंगी जिसके तहत उनको वो इन्हीं अजित पवार के विधायकों में से 13, 15 या 25 विधायक जो हैं वो खींचना चाहेंगे ताकि उनका स्वतंत्र रूप से पूरा बहुमत हो जाए। वहां पर 13 विधायक तो चाहिए ना बहुमत प्राप्त करने के लिए, पूरा बहुमत हो जाए। और फिर भी वो एकनाथ शिंदे को अपनी सरकार में जारी रखेंगे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाए रहेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे पे उनकी जो निर्भरता है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और शिंदे को भी संदेश चला जाएगा कि अब उनकी जरूरत नहीं है, अब उनको मेहरबानी के तौर पर और एक माहौल बना रहे कि ये ना रहे कि ये अपने घटक दलों के साथ बदसलूकी करते हैं, उनको खा जाते हैं, उस तरीके से उनको ये स्थिति मेरे ख्याल से वहां दिखाई पड़ रही है। और जहां तक इस अप्रिय बात का सवाल, आपने कहा कि उत्तराधिकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, ये हमारा लोकतंत्र है, ये है ही इसी किस्म का। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग कांग्रेस को कोसते हैं कि वहां पर बहुत ही डायनेस्टी है, मतलब वंशवाद है, वंशानुगत राजनीति है। तो हमारे गुरु थे प्रोफेसर DL शेठ, मैं उनको रिजर्वॉयर ऑफ आइडियाज कहता था। मतलब उन्होंने पुस्तकें तो उनकी 1 ही 2 लिखी हैं, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि वो छोटी छोटी कविता, मैं छोटी छोटी कविताएं लिखने वाला सोशल साइंटिस्ट हूँ, लंबी कविताएं नहीं लिखता। लेकिन जब भी मैं उनसे बात करता था तो कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त होती थी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे 2-3 जो समाज, हमें तो पत्रकारिता की दुनिया समाज विज्ञान में आया था, उस तरीके से तो मैं आया नहीं जो औपचारिक रूप से आदमी PhD करने के बाद सीधे यूनिवर्सिटी सिस्टम के जरिए दाखिल होते हैं। मैं तो अखबारों पत्रकारिता के जरिए आया था, क्योंकि मेरी कुछ अलग तरह की मेरे पास क्षमताएं थी जिनकी संस्था को जरूरत थी। तो वो उन्होंने मुझसे कहा था कि डायनेस्टी और परिवारवाद 2 अलग अलग चीजें। उनकी शिक्षा को मैं आज तक नहीं भूला हूं। उनका कहना था कि वंशानुगत राजनीति, उनका कहना था कि भारत में केवल एक ही पार्टी है जो वंशानुगत राजनीति करती है, वो है कांग्रेस। बाकी परिवार भारतीय राजनीति में उस वंशानुगत राजनीति का विरोध होना चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए। वो भी एक विशेष स्थिति की उपज है, उनका कहना था। ऐसा नहीं है कि वो लोग भी चाहते हैं ऐसा होना, वो एक खास स्थिति है जिसकी वो उपज है। एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है कांग्रेस की और भारतीय राजनीति। बाकी जहां तक परिवार का सवाल है, परिवार लगातार राजनीति में मौजूद रहेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा, इस चीज को रोका नहीं जा सकता है। और ये चीज वो मानते थे कि कोई बहुत गलत भी नहीं है। उन्होंने जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, हीरो का बेटा हीरो बन सकता है,
और पूंजीपति का बेटा पूंजीपति उसकी कंपनी का सीईओ तुरंत बन जाता है, हैं? ये इसमें राजनीति में अगर हो तो मैंने उनसे कहा कि धीरू भाई ये बताइए, बड़ी अच्छी तरह बात होती थी, वो मानते ही थे कि जो बात नहीं करता है वो सीखता नहीं है, इसलिए बातें खूब करते थे। तो मैंने धीरू भाई ये बताइए कि आप एक कारपोरेट घराने की तुलना या एक फिल्म स्टार के परिवार की तुलना, यश चोपड़ा के परिवार की तुलना आप ये राजनीति से क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ तो नुमाइंदगी का सवाल है, जनता का सवाल है, ये उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी ना है, राजनीति वो हो रहा है। तो वो बोले हाँ बात आपकी सही है ये, लेकिन ये बात किताबी किस्म की है। हाँ, ये बात जो है ना बुकिश नॉलेज से निकली है बात। ये व्यवहारिक स्थिति ये है कि परिवार एक बुनियादी संस्था है समाज की, और समाज में ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो सकती है जो परिवार की संस्था के बाहर हो। परिवार का काम केवल घर के लिए पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना और अपने वंश की गारंटी करना ही नहीं होता है परिवार का काम। परिवार हर तरह के काम करता है, वो एक पिवोट है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया चलती है, वो संस्कृति हो सबकी हो। ये सब उन्होंने मेरे सामने बहुत देर बातचीत हुई थी CSDS के लॉन में चाय पीते हुए जाड़ों की धूप में, मुझे अच्छी तरीके से याद है। और उसमें और भी कई लोग उस बातचीत में शामिल थे, सारे कई विद्वान अनौपचारिक बातचीत में शामिल थे। तो बहुत अच्छा, मतलब हालांकि इस चीज को हम लोगों ने कभी थेराइज नहीं कर पाया कि वंश शासन, वंशानुगत राजनीति क्या है और पारिवारिक राजनीति क्या है, कहते दोनों देखना चाहिए। तो मतलब वंशानुगत जी और वंशवाद में फर्क है जी, ये फर्क नहीं। लेकिन एक चीज ये देखूंगा अबे भाई, मैं तो ऐसे देख रहा हूं कि अगर आप बिल्ली को दे दीजिए दूध रखने की, रखवाली करने की, बिल्ली कितने देर तक उस प्रलोभन को रोक पाएगी? पीना तो उसको दूध है ही। तो बीजेपी को एनसीपी अगर प्रेजेंट फॉर्म में रहती है, मैटर ऑफ टाइम है। आप कह सकते हैं 2 महीना, कोई कह सकता है 4 महीना, कोई कह सकता है ये 6 महीने इंतजार कीजिए। मेरा मानना है कि 4-5 महीने इंतजार कीजिए, उसके बाद बीजेपी की डिजाइनर निकल के आ जाएंगी। तो इसलिए मुझे उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। सबसे आसान शिकार जो है ना, वो एनसीपी अजित पवार है। सबसे आसान शिकार एनसीपी अजित पवार है जी। दूसरे एक और कारण है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, देवेंद्र फडणवीस को इस बात का एहसास है कि अगर अजित पवार उनकी मदद नहीं करते तो एकनाथ शिंदे की दावेदारी को खत्म नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाते। अजित पवार ने बाकायदा उस वक्त उनके साथ समीकरण बनाया। इससे एकनाथ शिंदे के पास संदेश गया कि आप ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, आप कुछ भी करेंगे तो आपको हम निकाल के बाहर करेंगे और अजित पवार के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बन जाएगी। उन्हें 13 ही चाहिए थे, अजित पवार के पास 40 थे। तो ये बात उनको समझ में आ गई, क्योंकि अजित पवार अगर शिंदे के साथ मिल जाते उस वक्त तो फडणवीस के लिए मुख्यमंत्री बनना टेढ़ी खीर हो जाता। बन वो फिर भी जाते, क्योंकि भाजपा तैयार थी और उनके पास बहुत कम जरूरत थी उन्हें विधायकों की, तो उनके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाती और काफी उन्हें बदमजगी पैदा करने वाले काम करने पड़ते जी। इसको अबे भाई, जो मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर लूं और फिर अगले उस पर बढ़ जाए। जो आफ्टर मोदी की लड़ाई है उसमें अमित शाह पूरी तरह से, उनको लगता है कि अगर शिंदे को ठीक मैं किए रहूंगा तो मैं देवेंद्र फडणवीस पे लगाम लगाना मेरे लिए आसान होगा। और देवेंद्र फडणवीस जब को लगता है कि अजीत पवार को अगर मैं साथ किए रहूंगा तो कभी जब लार्जर वो होगा मेरे प्राइम मिनिस्टर, तो ये चीफ मिनिस्टर मैं प्राइम मिनिस्टर, कुछ इस तरह का भी लेन देन हो सकता है। तो ये भी एक वहां की राजनीति को डिसाइड कर रहा है। मैं एक चीज पे और आऊं, ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो अभी पहले वो बिल आया, फिर वो कानून बना, कानून लागू हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 2-3 दिन के अंदर उसको, मतलब सुन के पहली बहस में पूरी बिना बहस सुने एक पक्ष की बात सुनी और उसको स्टे कर दिया। तो इससे कई भद उड़ी हैं। इससे पहली भद तो ये उड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट एक डिक्टेट पे काम करता है, जो सरकार कहती है कि ऐसे कर दो तो वो ऐसे कर देता है। ये बिल्कुल साफ हो गया है, इस पर अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। दूसरा ये भी हुआ कि जो प्रेजेंट बीजेपी सरकार है वो सबको बेवकूफ बनाने के चक्कर में कि अगड़ों को भी बनाओ, पिछड़ों को भी बनाओ, इनको, उसमें वो नाकामयाब रही और इस समय वो फंस गई है बिल्कुल ठीक से इसमें। अभी फर्द मैं इस पे जरा मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पे भी और एज सच जो वो है जो कानून है उस पे व्याख्या की है, और बात यही है जो आप कह रहे हैं। इसकी और हम लोग विस्तार से इस बात की चर्चा कर सकते हैं और हमें करनी भी चाहिए। देखिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार लोग
पहली बार मुझे राहुल गांधी की नैरेटिव में फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में एकमात्र नेता थे जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर अखिलेश यादव या मायावती या तेजस्वी यादव वगैरह नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन राहुल गांधी एकमात्र नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सामाजिक न्याय के नैरेटिव को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए वो लगातार इस बात को कहते रहे। वो आरक्षण से लेकर जातिगत जनगणना के सवाल को उठाना उन्होंने एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया और उन्होंने इस तरह से कहा कि हिंदुत्व के नैरेटिव के मुकाबले ये हमारा पैरेलल नैरेटिव है और विपक्ष का यही नैरेटिव होना चाहिए, इसी तरीके से हम इनको हरा सकते हैं। देर सवेर हो सकती है लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। मतलब राहुल गांधी का ये, उसकी बात का मैं मतलब ये निकालता हूं जी। और उस नैरेटिव का फर्क भी पड़ा। फर्क ये पड़ा नैरेटिव का कि भाई 2024 में इनकी सीटें गिर गईं, ये 20% सीटें हार गए और उनकी 303 पर से 240 सीटें आ गईं। उसके बाद से ये लोग हमेशा इस बात की कोशिश में थे कि कुछ ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा जाए जिससे हमारी जो साख थोड़ी सी कमजोर जातियों में कम हुई है, उसको अचानक लोगों को लगने लगे कि हमसे बड़ा खैरख्वाह कमजोर जातियों का कोई और है नहीं। तो इस मौके इनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 8 हफ्ते के अंदर आप इसको लागू कीजिए बना के ड्राफ्ट। तो इन्होंने इसलिए इसका भी फायदा उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा यही मौका है और चुपचाप मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान के कान में फूंका गया होगा कि ये काम कर दो। धर्मेंद्र प्रधान की ऐसी औकात नहीं है कि इतना बड़ा काम वो अपने कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने सोचा होगा किससे करवाएं काम, तो वो जेएनयू का जो पूर्व वाइस चांसलर है जी, और बाद में वही व्यक्ति बाद में यूजीसी का चेयरमैन भी बना है, मामिडाला जगदीश कुमार, उसको हम जगदीश कुमार कहते हैं, नाम उसका जगदीश कुमार है। तो वो वहां पे शिक्षा मंत्रालय में प्रमुख सलाहकार बना के उसको बैठा रखा है। वो अप्रैल में रिटायर हो गया था और यूजीसी के पास इस बीच में कोई चेयरमैन नहीं है। एक सरकारी अफसर जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह या सेक्रेटरी के लेवल का, वो सब देख रहा होगा उस पूरे मामले को, यूजीसी कैसे चल रही है। और यूजीसी खत्म भी होने वाली है जी, यूजीसी कोई बनी तो ना रहेगी, क्योंकि सरकार तो एक बहुत बड़ी संस्था बनाने जा रही है ना शिक्षा के लिए। उसको घोषित कर दिया गया, उसका नाम भी घोषित कर दिया गया संस्था का। और उसमें माना जाता है कि वो जो मामिडाला साहब बैठे हुए हैं वो ही उसके चेयरमैन बनाए जाएंगे। वो उनके ट्रबल शूटर हैं शिक्षा के मामले में जी। तो उनसे कहा गया होगा कि भाई बनाओ। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह कमेटी की रिपोर्ट ली जो पहले से उनके पास पड़ी हुई थी और उन्होंने उस रिपोर्ट के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया, क्योंकि था कि भाई ओबीसी को शामिल करो। क्योंकि ओबीसी छात्रों की जो राष्ट्रीय कमेटी है, एक राष्ट्रीय संगठन है, वो लगातार इस बात की मुहिम चला रही थी कि हमको SC ST के साथ शामिल किया जाए। उन्होंने शामिल कर दिया और जो उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी उससे भी ज्यादा आगे बढ़ के उन्होंने गलत शिकायत करने वाले के ऊपर जो जुर्माना लगने का प्रावधान था उस प्रावधान को भी उसमें हटा दिया। ये सब हुआ, इस तरीके से हो गया ये। अच्छा, अब इससे हम सवाल ये है कि और सरकार की भद भी पिट गई। सरकार ऊंची जातियों के बीच में जो उनका कोर वोट है उसमें सरकार की छवि संदिग्ध भी हो गई। बहुत गालियां दी गई मोदी को, क्या क्या पतली गालियां दी गई, अमित शाह को क्या क्या गालियां दी गई, कोई सीमा है। बनारस में मूर्तियों के सामने खड़े होकर ब्राह्मणों ने कस्में खाई कि सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। लोगों ने गुस्से में अपने कपड़े फाड़ दिए, पता नहीं क्या क्या हुआ जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जादू की तरह सारी खबरें इसकी गायब हो गई हैं। सवेरे उठ के मैं 8 अखबार पढ़ता हूँ, 8 में अखबारों में हिंदी अंग्रेजी मिलाकर एक पंक्ति नहीं है कि इस तरह का कोई, ऐसा लगता है इस तरह कोई आंदोलन कभी चला ही नहीं था। पूरी तरीके से जादू की तरह सब गायब है एकदम पूरा, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम ही और आप कर रहे हैं चर्चा या सोशल मीडिया पे कुछ हो रही है चर्चा, बाकी जो मीडिया है उससे बिल्कुल एकदम उसको बाहर हो गया है। मैंने इससे ये सबक सीखा है। मैंने मुझे पहले भी लगता था लेकिन दिमाग में बात आई नहीं थी, मैं आपके सामने पहली बार रख रहा हूं। वो ये है कि इस देश में सत्ता और दबदबे के लिए प्रतियोगिता 2 कैटेगरीज के बीच में हो रही है, खास तौर से 1990 के बाद से या 1967 के बाद से।
वो दो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी बनाम ओबीसी कैटेगरी। सारी होड़ इन दोनों के बीच में है। जो एससी एसटी कैटेगरी और माइनॉरिटी वाली, संविधान ने इस देश को 5 कैटेगरी में बांट रखा है। संविधान ने इस देश को 5 कैटेगरी में बांट दिया था, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी और अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। इन्होंने एक और कैटेगरी बना दी है ईडब्ल्यूएस की इन लोगों ने, लेकिन मैं उसको आरक्षित कैटेगरीज में ही जोड़ देता हूं, मतलब मान ली है तो सारा संविधान के लिहाज से हम सब लोग किसी न किसी कैटेगरी में फिट हैं। तो हम जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल कैटेगरी केवल ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं है, ये तो हम लोग मतलब समझने की सुविधा के लिए कहते हैं। जनरल कैटेगरी बहुत बड़ी है, इसमें पटेल है, इसके अंदर जाट हैं, मतलब राजस्थान के जाटों को छोड़ के जो आरक्षण अटल बिहारी वाजपेयी दे दिया था, सारे के सारे जाट इसमें शामिल हैं। इसमें लिंगायत हैं, इसमें वोक्लिगा हैं, इसमें रेड्डी हैं, इसके अंदर कम्मा हैं, इसके अंदर गुर्जर हैं, इसके अंदर कायस्थ हैं, इसके अंदर भूमिहार हैं। इस सारे के सारे लोग जो है ना इस जनरल कैटेगरी में आते हैं। जनरल कैटेगरी बहुत बड़ी है, बहुत विविध है, और इस जनरल कैटेगरी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये ठीक है कि बहुत जगहों पर आजकल ओबीसी चीफ मुख्यमंत्री बन गए हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री भी है, लेकिन ये जनरल कैटेगरी अभी भी देश में सत्ता के लिए पूरी ताकत से होड़ कर रही है। जब भी ओबीसी को कुछ अतिरिक्त सुविधा दी जाती है, चाहे वो 27% का आरक्षण हो या उन्हें एससी एसटी ऐसी सुरक्षा हो शिक्षा संस्थाओं के अंदर, वैसे ही जनरल कैटेगरी हिंसक और बहुत ही आक्रामक आंदोलन पर उतर आती है। उन्होंने एससी एसटी के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं किया, वो हमेशा मतलब ओबीसी के खिलाफ आंदोलन करते हैं। तो मुख्य लड़ाई जो है भारत में, पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, वो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बीच में है। दोनों कैटेगरीज काफी बड़ी बड़ी हैं, ओबीसी कैटेगरी संख्या में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन प्रभाव में, रंग रुतबे में और महत्वाकांक्षा में जनरल कैटेगरी उससे कहीं कम नहीं है। जी। और ओबीसी खास बात यह है कि जब उन्हें सत्ता पर कब्जा मिल गया, यानी सत्ता प्राप्त होनी शुरू हो गई, आरक्षण उसके बाद मिला। 1990 में आरक्षण मिलने से पहले ही वो राजनीतिक सत्ता उन्हें प्राप्त होनी, उनके मुख्यमंत्री वगैरह सब बनने लगे थे, ठीक, हाँ बनने लगे थे। और वो उन्हें पता था कि हम अपनी संख्या के दम पर और अपनी गोलबंदी की ताकत के दम पर समाजवादी आंदोलन के इतिहास से लेकर जो भी हो, तो कहानी हम सब लोगों को पता है, हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और आरक्षण की केवल हमें जरूरत है, वो उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दे दिया। अब वो दो काम करना चाहती है ओबीसी कैटेगरी। मतलब मैं उनके आरक्षण का समर्थक हूं, समर्थक होते हुए कह रहा हूं। पहला काम वो ये करना चाहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिल जाए। उनके पास पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी के पास, शेड्यूल कास्ट के पास है, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन महिलाओं को मिला हुआ है, और भी ज्यादा मिलने की गुंजाइश है क्योंकि पास हो चुका है प्रस्ताव। वो चाहते हैं कि सदन में उनके लिए सीटें आरक्षित हो जाए, कितने ओबीसी होंगे ही होंगे, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन उन्हें प्राप्त हो जाए। पहली उनकी कोशिश ये है। दूसरी कोशिश उनकी ये है कि उनको किसी तरीके से सुरक्षा की, कानून में सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो जाए, जिस तरीके से एससी को प्राप्त है। वो लगातार वो लोग इस जुगाड़ में लगे रहते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, सभी को हर करना। ठीक बात। मैं अब भाई इसको मैं जिस ढंग से इसको क्लोज कर रहा हूं और अगले उस पे आ रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो बैकवर्ड वाला, जो पिछड़ों वाला था, उस राजनीति को समाजवादियों ने उसको वो किया, और समाजवादियों ने परवानी नहीं चढ़ाया। मैं दर्शकों को सिर्फ याद दिला दूं कि अभी सबसे बड़े जो नायक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और लालू बोले जाते हैं, ये मंडल कमीशन लगने से पहले ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, और इनसे पहले भी कर्पूरी ठाकुर और रामनरेश यादव भी चीफ मिनिस्टर बन। मैं सिर्फ ये इसलिए याद दिला रहा हूं कि लोगों की याददाश्त छोटी होती है, लगता है मंडल की वजह से। आज भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे कहेंगे मंडल की वजह से लालू और मुलायम सिंह आ गए। मुलायम सिंह और लालू मंडल कमीशन लागू होने से पहले आ चुके थे देश में। खैर, रामनरेश यादव बन चुके थे, और पूरे दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियां हुकूमत कर रही थी। मैं दक्षिण का तो, हाँ दक्षिण, मैं तो
जी, मैं हार्डकोर हिंदी जहां पे माना जाता है कि इन लोग आके सिर पे बैठ गए, जो अपर कास्ट को लगता है। खैर, मैं एक इम्पोर्टेंट चीज और हुई पिछले 2-4 दिनों में। शशि थरूर जाके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और बड़े खुश आए। तो ऑल इज वेल, या ये कुछ लोग कह रहे हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शशि थरूर को समझ में आ गया कि वहां बीजेपी के साथ जाने में कुछ नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं ये संवाद जो नहीं हो रहा था संवाद हो गया इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। इसका क्या इफेक्ट है, क्योंकि केरल इलेक्शन सिर पे है, केरल इलेक्शन एक महीने बाद है, इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट रहा है और क्या देखिए, हुआ है मुझे आपके साथ? कभी लगा ही नहीं कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, चूंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे से वो चुनाव हार गए और दरअसल उनको चुनाव हराने में आला कमान की भूमिका थी। अगर आला कमान मल्लिकार्जुन खड़गे का इतना समर्थन नहीं करता और बराबरी के स्तर पर चुनाव होता, तो हो सकता है कि शशि थरूर उनको और ज्यादा निकट टक्कर देते। वो देते, हाँ, ठीक बात। हाँ, उन्होंने वैसे इतना समर्थन देने के बावजूद भी उन्हें सम्मानजनक वोट प्राप्त हुए, मैं मानता हूं। और उसके बाद आला कमान को यह चाहिए था कि शशि थरूर को अपने बीच में अपनी जो हाई टेबल है कांग्रेस की, उसमें जगह दी जाती। जिस टेबल पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठते हैं, उस टेबल पे शशि थरूर को भी जगह मिलनी चाहिए थी। उससे बहुत फायदा होता कांग्रेस का, और एक अपेक्षाकृत युवा नेतृत्व आता और वो बहुत मदद करते, मतलब उनकी। बहरहाल जो भी हो, ये सब नहीं हुआ। शशि थरूर ने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया। आला कमान ने भी लगातार उनको इस बात का एहसास दिलाया कि आप उपेक्षित हैं, हमारी बुक्स में आप नहीं है। तो फिर वो इधर उधर की बातें करने लगे सरकार की तरफ से, जो उन्हें जब भी जिन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस मौके का अपने पक्ष में उपयोग किया। लेकिन केरल की राजनीति की, जहां के वो हैं, जहां से वो लगातार सांसद होते हैं, उस राजनीति में शशि थरूर इतने बुद्धिमान तो हैं ही कि वो देख पाए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल दूर दूर तक केरल की राजनीति में उभरने का कोई मौका नहीं है, सिवाय एक आध निर्वाचन क्षेत्र में, एक आध महानगर पालिका में। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है भाजपा के पास। तो वो केरल भाजपा में जाके उन्हें व्यवहारिक रूप से भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और शशि थरूर अपनी विचारधारात्मक जो मिजाज है उनका, जो उनकी शख्सियत है, उस वहां भी उनको कोई फायदा नहीं। वो वही भाजपा जैसी नहीं है शख्सियत उनकी। तो ये सब तो होना ही था, ये जिसको मैं कहता हूं कि वो कोई ना कोई पैचअप, कोई ना कोई मेल मिलाप और भूलो और साथ साथ काम करो वाली स्थिति, ये सब तो बननी ही थी, जो कि अभी बनी। अब अंतिम प्रश्न पे आ जा रहा हूं। अब ये जो एक कल बजट आ जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, इकोनॉमिक सर्वे में वो 7.2 और क्या क्या कर रहे हैं, लोगों का विश्वास नहीं रह गया कि सरकार तो जो आंकड़ा चाहे वो दे देगी, असली आंकड़ा क्या है किसी को कभी पता नहीं लगेगा। वो कहेगी कि सब बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत मजे में हैं, आप लोग देखिए आपके पास सोना था, चांदी था, चांदी हमने 4 लाख रुपया कर दिया किलो, सोना हमने पौने, आपको कितनी खुशी है रे आपके पास। कुछ इस तरह की बातें लोग करना शुरू कर दी हैं। मैं इस आर्थिक जो सर्वेक्षण आया उस पर एक छोटी टिप्पणी लेके करूंगा। देखिए, भारत जो मोदी जी की सरकार जो है वो आर्थिक पैमाने पर पूरी तरीके से विफल है। उनकी भरपूर कोशिश होती है कि उस विफलता को किसी तरीके से गुलाबी तस्वीर बना के उसके पीछे कर दिया जाए। और ये सब जो प्रपंच होता है आर्थिक सर्वे का या बजट का, ये इसीलिए किया जाता है, इसका और कोई ज्यादा महत्व रह नहीं गया है। केवल अगर आप कृषि और किसानों को उठाकर देखें तो आपको ऐसे बहुत से अच्छे विश्लेषण मिल जाएंगे जो बताते हैं कि किसानों से साल दर हर बजट दर बजट जो वायदे किए जाते हैं उनको कभी भी लागू नहीं किया जाता, और वो वादे वैसे के वैसे ही किए हुए रह जाते हैं। और जैसा प्रोफेसर अरुण कुमार ने कई बार कहा है कि हमारे देश में 1.5 अरब 1 अरब 40 करोड़ लोगों का देश है, इसमें फ्रांस की आबादी के बराबर एक वर्ग है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर एक फ्रांस है, सब कुछ उसी के लिए होता है। मेरे ख्याल से हम और आप भी उसी वर्ग में आते हैं, फ्रांस की आबादी के उसी में हम लोग भी आते हैं। तो सब कुछ उसी के लिए होता है, बजट भी उसके लिए बनता है, सर्वे भी उसी लिए होता है, जो एनिमल स्पिरिट्स रिलीज करने की बात हो रही है वो भी उसी के लिए होती है। सब कुछ उसके लिए होता है, और ये पूरी कवायद वही है। बाकी सब लोग किनारे बैठकर तमाशा देखने वाले हैं और इस चक्कर में रहते हैं कुछ हमें भी टुकड़ा फुकड़ा मिल जाए, इस फ्रांस से बचा हुआ टुकड़ा मिल जाए तो हम भी उसको चबा के अपनी क्षुधा शांत कर ले, इसके अलावा कुछ नहीं।
जी। और मैं एक और बस भाई बहुत एक लाइन में एक टिप्पणी, दो चीजें हाल में हुई जो जिसने पूरे मानस को झकझोरा, और खास करके हिंदू और हिंदुत्व वाला जो था, शंकराचार्य और यूजीसी का कानून। इससे अंतोगत्वा क्या वोट के रूप में बीजेपी का भले ही एक वोट कम हो, और बीजेपी को वोट की चोट लगी है क्या इससे, इन दोनों मेरे ख्याल से तो घटनाओं से? बहुत नुकसान हुआ। आप केवल बीजेपी के जो घोर समर्थक लोग हैं, जो दिन रात बीजेपी के पक्ष में नैरेटिव चलाते हैं, आप केवल उनकी बात सुनिए। उनसे ज्यादा इतना चिंतित चेहरा मैंने उनका कभी नहीं देखा। उन लोगों का कहना यह है कि आंदोलन बंद हो गया, इसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए। उनका कहना यह है कि आंदोलन जब तक हो रहा था, लोगों की भड़ास निकल रही थी, गुस्सा उनका निकल रहा था, तब वो ज्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं थे उस वक्त। अब आंदोलन बंद हो गया है तो वो अकेले में सोच रहे होंगे कि सरकार ने उनके साथ ही क्या किया। करेक्ट। इसलिए हाँ, अंदर ही अंदर वो संकल्प कर रहे होंगे कि हम इसको वोट नहीं देंगे। बहुत लोग चिंतित हैं इस सवाल के ऊपर। उनका मानना है कि भाजपा ने अपने कोर वोट को धोखा दिया है। वो ओबीसी, एससी, एसटी से बहुत कम है संख्या में, लेकिन अपने कोर वोट को, अपने बुनियादी आधार को जो है भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है। और वो लोग हैं जो हमेशा मोदी जी के लिए विरुद्धावलियां गाते रहते थे, उनके भक्त माने जाते थे, उन सब ने भक्ति छोड़ के ऐसी ऐसी गालियां दी हैं इनको, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। जी 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 जी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। नमस्कार।